हेलो फ्रेंड, आप सभी का पॉलिटी मित्र परिवार में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे हमने एच सीरीज तक सारे क्वेश्चन पीवाई को सॉल्व कर लेते हैं, आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आई सीरीज करेंगे इसमें, जिसमें आज टॉपिक है आपका प्रजातंत्र एवं कल्याणकारी राज्य। तो आज हम इसका पहले क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक समाज का उपयुक्त नाम क्या है। तो नागरिक समाज का उपयुक्त नाम क्या है आपका? लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज इसका उपयुक्त नाम होता है। ठीक है, लोकतांत्रिक नागरिक समाज किसकी बात करता है? हमेशा लोकतांत्रिक और क्रियात्मक समाज की बात करता है, ये आप याद रखना। ठीक है, ये इसका की पॉइंट है, इसका लोकतांत्रिक और क्रियात्मक, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। और ऐसे ही क्या करता है नागरिक समाज? क्या करता है आपके? नागरिक और सामाजिक संगठनों और तथा संस्थाओं की समग्रता से बना हुआ एक संगठन होता है, जिन्हें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। आप इन्हीं पॉइंट को देखना, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बस यही कि आपको लैंग्वेज घुमा देगा वो बुक में या और क्वेश्चन में, थिंकरों में, लेकिन की पॉइंट हमेशा वही रहते हैं। आप ये याद करना, ये पेपर सॉल्व करने की ट्रिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। क्या? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के अनेक उपकरण है। ठीक है, इनमें से आपने इनके दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण बताने हैं। दो सर्वाधिक लोकप्रिय उपकरण आपके कौन कौन से हो जाएंगे इनमें से? बताओ आप। पहला क्या राजनीतिक दल और प्रेस होता है? नहीं, ये नहीं होता है। जनमत संग्रह आरंभिक, ये वाला होता है आपका। ठीक है, जनमत संग्रह और प्रारंभिक क्या होता है आपके? इनके उपकरण होते हैं। निर्वाचन भी नहीं होता है, राजनीतिक दल भी नहीं होता है, प्रेस और सांसद भी नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। जब क्या हुआ था आपका? प्रभुसत्तावान और जनता क्या होती है आपके? प्रत्यक्ष रूप से शासन कार्य में भाग लेती है। तो नीति निर्धारित करती है, कानून बनाती है और प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त करती है और उन पर नियंत्रण रखती है। तो उससे क्या कहा जाता है आपका? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। और इसी में क्या कहा था उसने? प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या उपकरण बताया उसने? जनमत संग्रह और आरंभक इसके उपकरण बताए हुए हैं। नंबर तीसरा है आपका, विश्वव्यापी लोकतंत्रीकरण की तीसरी लहर की संकल्पना किसने दी थी? तो विश्वव्यापी लोकतंत्र की तीसरी लहर की संकल्पना किसने दी थी आपकी? सैमुअल पी हंटिंगटन ने दिया था आपके। लोकतंत्र की तीसरी लहर की बात करते हैं, कौन करते हैं? हंटिंगटन। और हंटिंगटन ने अपनी पुस्तक लिखी थी, और पुस्तक भी इसी तीसरी लहर के नाम से लिखी है, जिसका नाम क्या आपका? इन द थर्ड वेव। क्या? इन द थर्ड वेव डेमोक्राइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। और ये आप याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपका। कब लिखी गई थी आपके? 1991 में। और इसका मतलब है कि इसको क्या कहते हैं आपके? लोकतंत्रीकरण चरणों का इसने क्या किया है, इस बुक में उल्लेख किया हुआ है। अब इसमें इसमें 3 चरण आते हैं इसके। ठीक है, पहले चरण कब आता है इसका? 1888 से 1828 से 1926 में। इसमें कौन-कौन देश सम्मिलित होते हैं? इंग्लैंड हो गया, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश इसमें शामिल होते हैं। ऐसे ही आपका दूसरा चरण आता है। दूसरा चरण कब आता है आपका? 1943 से 1962 के बीच। तो 1943 से 62 के बीच में कौन-कौन दूसरे चरण में शामिल था? आपके भारत हो गया, आपका इज़राइल हो गया, या अनेक लोकतांत्रिक देश इसमें क्या शामिल हो गए थे। इसके बाद आता है इसमें तीसरा देश। तीसरे चरण में कब आया था? 1975 के बाद, जिसमें क्या आपके पुर्तगाल, इसमें आदि इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 1046 क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की सफलता निम्न में से किस अधिकार पर निर्भर करती है? तो प्रजातंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है आपकी? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार पर हमेशा क्या प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। 1047 क्वेश्चन है आज का, राजनीतिक क्रियाकलाप में मनुष्य एक असीम और अथाह समुद्र में तैरता रहता है। वहां न बचाव के लिए कोई बंदरगाह होता है, ना ही लंगर के लिए कोई तहा होता है, और ना ही कोई प्रारंभिक स्थान है, ना ही कोई निर्धारित गंतव्य होता है, यानी चलने का स्थान। यहाँ उद्यम में समुद्र समतुलन में तैरते रहना पड़ता है। यानी आपको एक समायोजन बना करते हुए एक इक्विलिब्रियम में तैरते रहना पड़ता है। तो इसमें क्या समुद्र मित्र और शत्रु दोनों होते हैं। यह कथन किसका है आपका? यह कथन दिया था आपके ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ने ऐसी अपनी बुक लिखी थी, जो आपकी राजनीति में तर्क, बुद्धि और अन्य निबंध, यानी रेशनलिज्म इन पॉलिटिकल एंड अदर एसेज, 1962 में बुक लिखी थी। उसी में ये क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट की बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सफोर्ड। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1048 वाला, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को समाज का एक रूप ऐसा रूप बताया? किसकी बात कर रहे हैं? लोकतंत्र को समाज का एक ऐसा रूप बताया जिसमें राजनीतिक संप्रभुत्व व्यक्तियों, यानी एलिट्स होते हैं जो, की भर्ती व्यक्ति योग्यता के आधार पर विभिन्न सामाजिक स्तरों में की जाती है। तो सामाजिक स्तर की बात कौन करते हैं? टीबी। बॉटम वर्ग किसकी बात करते हैं? एलिट्स की भर्ती की, व्यक्ति की योग्यता की बात करते हैं। ये आप याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 1049 वाला,
कौन विमर्शी विचारणात्मक, यानी विमर्शी को क्या बोलते हैं, जो बात करना होता है यानी विचार अपने देना है, तो उस विचार को क्या लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। कौन सा लोकतंत्र से संबंधित नहीं होता है हमेशा? आपका जॉन रॉल्स हो गया आपका, ठीक है। जॉन रॉल्स क्या आपके लोकतांत्रिक विचार से संबंधित नहीं है। और विमर्शी लोकतंत्र में और कौन? कोहेन हो गया, मिलर हो गया, ड्राइस हो गया, आपका क्या हो गया, आपके विचार लोकतंत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। अब 1050 क्वेश्चन देखेंगे आज का। ये देखो इसका डी क्वेश्चन आंसर हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है? लोकतंत्र का कौन एक सिद्धांतकार नहीं है, बताओ आप। एलेक्स डी टॉकविल, जे रूसो, डब्ल्यू नीतिश है या एस मिल? तो डब्ल्यू नीतिश क्या हो गया आपका, लोकतंत्र का एक सिद्धांतकार नहीं है, ठीक है। और आगे हमने लिखा था विमर्श में क्या कौन ने थे आपके, विमर्श सिद्धांत में कौन ने थे, आपने क्या लिखा था आपने? जॉन रॉल्स, ठीक है। जॉन रॉल्स और एस मिल, दोनों में कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा यूनान ने एकता विहीन, क्या बोल रहा है, यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, ठीक है। यूनान की बात कर रहा है। और रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम की, ठीक है। रोम ने क्या किया आपका, अब देखो आप, अब ये पहले कर रहा है यूनान, यूनान ने क्या एकता विहीन लोकतंत्र की बात की, और रोम ने क्या किया आपके लोकतंत्र विहीन एकता को कायम करने की बात की। तो ये इसका आंसर रहेगा गटल। गटल क्या कहते हैं आपके, कि गटल ने यूनान में क्या किया था आपके, एक एकता विहीन लोकतंत्र की स्थापना की थी, और रोम ने क्या किया था, लोकतंत्र विहीन एकता को कायम रखने की बात की थी। इसी चीज के लिए ये गाना ने क्या कहा था, अपनी एक पुस्तक लिखी थी आपकी, पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। इसी पुस्तक में इसने कहा था राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत किससे होता है, आपका राज्य से ही होता है। निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र के विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में, तो इतिहास के अंत के रूप में कौन आते हैं आपके, फ्रांसीसी फुकुयामा। फुकुयामा ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी द एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। ये कब लिखी थी, 1992 में। तो इस बुक में क्या करते हुए अपनी उदारवादी प्रजातंत्र के विश्वव्यापी, फुकुयामा ने क्या किया था, इतिहास के अंत के रूप में इसमें क्या अपनी व्याख्या की हुई थी, ठीक है ये। और फुकुयामा ने क्या कहा था आपका, कि सोवियत संघ का जब पतन होगा तो इस पतन को इसने इस बुक में साबित कर दिया था, क्या, कि उदारवादी लोकतंत्र यह मानव मात्र की विचारधारात्मक उन्नति का एक क्या आपका अंतिम बिंदु है, और मानव सरकार का भी एक क्या होता है आपका अंतिम रूप होता है। आप ये भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, नेक्स्ट है आपका 1053 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लिए आवश्यक रूप नहीं है? अब आवश्यक नहीं की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रजातंत्र का कौन आवश्यक रूप नहीं? जनमत संग्रह होता है, ये हमने देखा था हमेशा। जनमत संग्रह क्या होता है, प्रत्यक्ष का रूप होता है। प्रत्यक्ष पंचायत में वापस बुलाने की बात भी करते हैं, और जनमत संग्रह ये तो रिपीट हो गया आपका, तो ये भी पॉजिटिव है। तो संघात्मक नहीं होता है। संघात्मक क्यों नहीं होता है? क्योंकि संघात्मक ये आपकी संरचना, संघीय शासन की क्या होती है, आपकी विशेषता होती है, ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका 1054। हम एक प्रकार से इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं। किसके अंत के साक्षी रहे? हम इतिहास के अंत के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप से पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। तो यह विचार किसने दिया था आपका, सार्वभौमिकरण का विचार किसने दिया था आपके, फ्रांसीसी फुकुयामा ने बात करते हैं। इसके भी ऑप्शन सी हो जाएगा। दोबारा देख लो आप, क्या लिखा है इसने आपका, कि इतिहास के अंत, जब यहाँ इतिहास के अंत ही आ रहा है कि उसके साक्षी की बात करें, तो क्या हो जाएगा, आप फ्रांसीसी फुकुयामा से आप क्लिक कर लो क्या आंसर। ये आगे मैंने आपको फिर बताया था, फिर आप बुक याद करना। द एंड ऑफ हिस्ट्री, द एंड मतलब अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन कब लिखी गई थी, 1992 में ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस विद्वान ने प्रत्यायोजित लोकतंत्र का विचार को प्रस्तुत किया है? प्रत्यायोजित लोकतंत्र की बात कौन करते हैं आपके, गुलेरमो ओडेनल। ये देखो आप, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है क्वेश्चन है आपका, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गुलेरमो ओडेनल क्या बात करते हैं आपके, उन्होंने क्या कहा था, जिससे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। किसे? प्रत्यायोजित लोकतंत्र को आपका प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहा जाता है। आप कंफ्यूज मत होना, प्रत्यायोजित लोकतंत्र इक्वल टू प्रतिनिधि लोकतंत्र भी होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों आपका सही है। अब क्या कहा जाता है इसे, जिसके पदाधिकारी जनता के किसी समूह द्वारा चुने जाते हैं, यह क्या होता है आपके प्रणाली प्रत्यक्ष लोकतंत्र के विपरीत है, और इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सरकार कहते हैं।
वर्तमान समय में लगभग सभी लोकतंत्र के आपके प्रतिनिधि लोकतंत्र के कहे जाते हैं। 156 क्वेश्चन है, लोकतंत्र के दो विपरीत मॉडल क्या है आपके? लोकतंत्र के दो विपरीतक मॉडल, एक है आपका प्रक्रियात्मक और एक है आपका वास्तविक लोकतंत्र, क्रमशः क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? औपचारिक और अनौपचारिक लोकतंत्र कहा जाता है। क्यों? अब इसका एनालिसिस देखते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र का आशय एक ऐसे लोकतंत्र से होता है जिसके अंतर्गत प्रक्रिया के अनुपालन पर ही पूरा जोर दिया जाता है। प्रक्रिया में क्या किया जाता है? आपका प्रक्रिया के अनुपालन पर जोर दिया जाता है। जैसे वयस्क मताधिकार पर चुनाव कराना हो गया आपका, अर्थात ऐसे लोकतंत्र की प्रक्रिया का अनुपालन संस्थाओं पर पूरा ध्यान रहता है जहां प्रक्रिया और संस्थाएं लोकतंत्र मूल्य का कहां तक पूरा कर पाए इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि औपचारिक लोकतंत्र के रूप से भी इसे जाना जाता है। किसको? प्रक्रियात्मक न्याय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अब आपका वास्तविक लोकतंत्र। वास्तविक लोकतंत्र क्या होता है? समाज के प्रत्येक वर्ग व्यक्ति जो अपने निर्णय में भूमिका होनी चाहिए, क्या निर्णय लोगों को सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक से जुड़े होते हैं, ये सारे के वास्तविक लोकतंत्र के अंतर्गत आते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आम जन को हमें एहसास होना चाहिए कि जो हमारे निर्णय है, जो हमारे हित में लिया गया है या नहीं लिया गया है, ऐसे लोकतंत्र की सारी प्रक्रिया क्या होते हैं? आपके लोकतंत्र के वास्तविक मूल्य पर भी जोर दिया जाता है। ऐसे लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? आपके अनौपचारिक लोकतंत्र भी कहा जाता है, ये आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका पिछले 100 वर्षों में, पिछले क्या 100 वर्षों में, पिछले यानी पास्ट की बात कर रहा है, उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है। तो न्यायिक शक्ति का विकास हुआ है क्यों? क्योंकि क्या संविधान के द्वारा न्यायपालिका को अधिक शक्तियां दी गई है, शक्तियों का पृथकीकरण हुआ है, यानी शक्ति के पृथकीकरण की बात करें, स्वीकृति की बात करें, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्देश हुआ है और मानव अधिकार की रक्षा की ये बात कर रहा है, मानव अधिकार की रक्षा की बात कर रहा है। तो क्या करता है आपका जो पिछले वर्षों में जो भी उत्तरदायी लोकतंत्र था, इसके न्यायिक सत्रीकरण में विकास क्यों हुआ? क्योंकि ये मानव अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं। क्या कहता है? क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो उदारवाद का सारत्य होती है। ऐसे के जैसे जैसे दुनिया उदारवादी लोकतंत्र की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही व्यक्ति क्या कर रहा है? अपना सर्वग्राही विकास के साथ साथ अधिक से अधिक मानवाधिकार की चेष्टा करने लगा है। ऐसे ही मानवाधिकार क्या होता है? रक्षा का एक केंद्र बिंदु मानते हुए हमने क्या किया है? पिछले 100 वर्षों में उदारवादी लोकतंत्र में न्यायिक शक्ति के विकास हेतु उदारवादी लोकतंत्र के न्यायिक पर हमने जोर देने की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 1058, किसने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है? अब क्या कर रही है? आपका प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थन की बात कौन करता है? आपके ये करता है आपके रूसो। रूसो क्या कहता है? आपके रूसो पहले कुलीन तंत्र आधुनिक प्रजातंत्र का एक क्या है? प्रतिरूप माना जाता है रूसो को। रूसो को क्या एक निर्वाचन कुलीन तंत्र आधुनिक प्रजातंत्र का एक प्रतिरूप माना जाता है। आधुनिक मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली में यानी कैबिनेट ऑफ गवर्नमेंट में किसकी बात करते हैं? ये कि निर्वाचन जो तंत्रात्मक कुलीन तंत्र है, इस बहुत मिलती जुलती रही है आपकी किससे? मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली से। अंतर सिर्फ इतना है कि दोनों सेम है। जहां आधुनिक प्रजातंत्र में क्या आपका मंत्री की नियुक्ति राज्य और राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, रूसों की इस व्यवस्था में मंत्रियों का चुनाव क्या समस्त जनता के द्वारा होता है और आजकल मंत्री जनता के प्रतिनिधि या सांसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप ये याद रखना, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र यानी जो अभी है वो पहले जमाने में यानी पहले टाइम पे वो रूसो ने इसका समर्थन करते थे। तो उस टाइम पे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किसे कहा जाता है? आपके जो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली होता है उसे ही कहा जाता है। अब लोकतंत्र की स्थापना के संबंध में राज्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो ये तर्क किसने दिया था? आपके नीरजा जायल ने। नीरजा जायल क्या थे? आपके एक यानी जवाहरलाल नवोदय यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी पुस्तक क्या लिखी थी? एक डेमोक्रेसी एंड द स्टेट 1999 में। डेमोक्रेसी एंड द स्टेट 20वीं शताब्दी में क्या था उन्होंने, जो उनका अंतिम दशक चल रहा था, भारत में राज्य समाज और लोकतंत्र के बीच उन्होंने भारत में क्या है आपके पूरे राज्य हो गया, स्टेट हो गया, पूरी सोसाइटी हो गया और पूरी डेमोक्रेसी के बीच उन्होंने एक संबंधों को क्या कहता है? एक रिलेशन का एक ऑब्जर्वेशन किया था। और उन्होंने इस ऑब्जर्वेशन में क्या कहा था कि भारत क्या करता है कि भारतीय राज्य अपने 3 महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर क्या कहते हैं कैसे आगे बढ़े, इन चीजों पर जोर देने की बात करता है। एक क्या था? आपका लोक कल्याण, दूसरा है पंथनिरपेक्षता, तीसरा है विकास। इन तीनों को आगे बढ़ाने के इसमें जोर देने की बात करता है। अब है आपका 1060वां क्वेश्चन, एक लोकतंत्र में क्या बोल रहे हैं? एक लोकतंत्र में टॉकविले द्वारा क्या एक लोकतंत्र में टॉकविले द्वारा धर्म की मान्यता के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? अब आप पेपर में याद रखना कौन सा सत्य है, कौन सा सत्य नहीं है, इसे आप ढंग से पढ़ना हमेशा क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्या आपका धर्म और उनका असाधारण जोर इसलिए था क्योंकि वे
फ्रांस और यूरोप के अन्य ईसाई राज्यों में लोकतंत्र को स्थापित करने जाते थे? नहीं, टॉकविले तो कोई बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उनका मानना था कि परिस्थितियों के समांतर के कारण लोकतंत्र का नैतिक झूठ की आवश्यकता है। नैतिक झूठ की बात तो कहाँ करेगा, ये भी गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, नैतिक झूठ की बात नहीं होती है। थर्ड है आपका, उन्होंने क्या किया था आपके धर्म की उपयोगिता को एक और इशारा किया और इस पर ध्यान केंद्रित करने की बात की थी। यानी इसका यही सही हो जाएगा आपका, कौन सा, सी वाला सही होगा, क्योंकि क्या करते थे वो धर्म की उपयोगिता की बात करते थे और केवल एक धर्म की सच्चाई पर ध्यान केंद्रित करने की बात करते थे। सी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब उन्होंने क्या पूछा आपका, कौन सा सत्य नहीं है, इसलिए सत्य नहीं है तो सी इसका सत्य नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने निगमित लोकतंत्र, क्या बात कर रहे हैं इस टाइम पे, निगमित लोकतंत्र के आधार पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं वयस्क मतदान के बारे में बात करते हैं? तो जयप्रकाश नारायण क्या करते हैं आपके, विकेंद्रीकरण यानी लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या निगमित लोकतंत्र के बारे में बात करते हैं, ये आप याद रखना। अब 1062 क्वेश्चन, जोसेफ एलियस सोमपीटर, क्या, जोसेफ एलियस सोमपीटर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जोसेफ बात करते हैं, जोसेफ एलियस सोमपीटर राजनीतिक व्यवहार और बाजार, राजनीतिक व्यवहार और बाजार, राजनीतिक व्यवहार और बाजार व्यवहारों के बीच सादृश्यता स्थापित करना, जहां नेता लोग के मतों के लिए प्रदर्शित करते हैं, मतों का वही महत्व है जो बाजार में धन का है, जो किस प्रकार बाजार में धन का है। वही राजनीतिक, क्या, वह राजनीतिक कार्यकर्ताओं और निष्क्रिय मतदाताओं के कुशल सरकार और स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। तो दिए हैं आपको, कौन से इन दोनों में से सही है, या फर्स्ट सही है या दोनों सही है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, दोनों स्टेटमेंट आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या, आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, अब आप एक क्वेश्चन ये देखना सबसे जो इम्पोर्टेंट है, शुम्पीटर ने क्या किया था, ये 20वीं शताब्दी के शुरुआत में सबसे अर्थशास्त्रियों में से एक थे। उन्होंने क्या किया था, शुम्पीटर ने रचनात्मक विनाश शब्द को लोकप्रिय बनाया था। किसको, शुम्पीटर ने क्या किया था, रचनात्मक विनाश शब्द को सबसे लोकप्रिय बनाया था, जिसे वर्नर सोमबार्ड द्वारा गढ़ा गया। अब दो क्वेश्चन इससे निकल के आ गए, सबसे पहले रचनात्मक विनाश को लोकप्रिय बनाया थे शुम्पीटर, और इस शब्द को किसने गढ़ा था, आपके वर्नर सोमबार्ड द्वारा गढ़ा गया था। ये आप इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैक्सोनियन, क्या, जैक्सोनियन लोकतंत्र या डेमोक्रेसी शब्दावली किस देश से संबंधित है? तो जैक्सोनियन कहाँ से संबंधित है, आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जैक्सोनियन क्या कहते थे आपके, जैसे 19वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में सबसे अधिक जो उम्र वाले थे अधिकांश संस्थाओं के पुनर्गठन किया इन्होंने। 7वें अमेरिका राष्ट्रपति का नाम था इनका ये एंड्रयू जैक्सन। तो उनके समर्थकों द्वारा एक पीढ़ी में देश का प्रजातंत्र दृष्टिकोण बनाया गया। तो इसी अमेरिका राष्ट्रपति का नाम के आधार पर इन्होंने क्या किया, जैक्सन डेमोक्रेसी शब्दावली का इन्होंने बात की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नांकित विचारों में से किसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया, जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। तो शक्ति प्राप्त की बात कौन करता है आपके अगेंस्ट, फिर जोसेफ शुम्पीटर, प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से। ठीक है, क्यों, अब प्रतिस्पर्धी की बात कर रहे हो तो फिर से देखना आप, रचनात्मक विनाश शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया, भी आपको बताया था मैंने, जोसेफ शुम्पीटर ने। क्या क्या था आपके, जोसेफ शुम्पीटर ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन इसको शब्द को किसने गढ़ा था आपके, वर्नर सोमबर्ट द्वारा यह शब्द गढ़ा दे गया था। 2-3 बार आ गया, यानी ये समझ लो आप खुद से ये कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं में से नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषता में से क्या नहीं है, पहला पढ़ते हैं, कल्याणकारी राज्य शब्द का इस्तेमाल सोशलिस्ट स्टेट यानी समाजवादी राज्य के शब्द के साथ परस्पर किया जा सकता है। नहीं, आपका पहले ही गलत हो गया है, तो इसका पहले ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से सही है आप इनको देख लीजिए। बी वाला भी आपका सही है। बी वाला क्या कहता है आपका, कल्याणकारी राज्य आर्थिक स्थिति और प्रगति के कारण प्रतिबद्ध है। नहीं, ये सही। हाँ, जो सार्वजनिक नीतियों द्वारा अर्थव्यवस्था के तीव्र उछाल और हलचल की चरित्र खत्म करता है। सही, कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक नीति की सर्वोच्च प्राथमिकताओं से एक के रूप में पूर्ण रोजगार के लिए प्रतिबद्ध है। ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है,
मान्यता की समुदाय की प्रत्येक सदस्य केवल सदस्य के एक इंसान और न्यूनतम जीवन के स्थिति का हकदार है जीवन स्तर का। तो ये आपका एनालिसिस भी आपका सही जाएगा। नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय उदारवाद। क्या कल्याणकारी राज्य शास्त्रीय उदारवाद के निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन का परिणाम मानते हैं? कौन क्या बात करे आपके कल्याणकारी राज्य आपके शास्त्रीय उदारवाद में किसका परिवर्तन का परिणाम मानता है? तो क्या ये पॉजिटिव लिबर्टी यानी सकारात्मक उदारवाद का यह क्या मानता है आपका परिणाम मानता है। ठीक है, ये आप भी याद रख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका कल्याणकारी राज्य के लिए सकारात्मक उदारवाद का औचित्य निम्न में से कौन सा नहीं है? कौन सा सही है की बात करें कल्याणकारी राज्य के सकारात्मक उदारवाद के लिए कौन सा सही है? पहला है यह व्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को बढ़ाता है। अब ये क्या कर रहा है यहाँ पर बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, यह विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है। क्या बोल रहा है विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है थर्ड ऑप्शन यह सामाजिक न्याय प्रदान करता है। तो सकारात्मक जो कल्याणकारी राज्य के लिए पॉजिटिव लिबर्टी की बात करते हैं। पहला क्या दिया व्यक्ति की स्वतंत्र और साहित्य को बढ़ाता है। बिल्कुल सही है, ये बढ़ाने की बात करता है आपका। ठीक है, विभिन्न वर्गों के बीच अधिक समानता लाता है तो समानता भी लाते हैं। जो सामाजिक न्याय प्रदान करते हैं तो सामाजिक न्याय के प्रदान करता है। तो इसलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, हाँ डी सही। ब्रिटेन को कल्याणकारी राज्य का घर माना जाता है। आप ये क्वेश्चन याद रखना इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन को क्या कल्याणकारी राज्य का घर माना जाता है। क्यों? क्योंकि विलियम वेब्रिज ने अपनी रिपोर्ट 1943 में 5 बुराइयों का समापन के लिए राज्य की सक्रिय हस्तक्षेप का समर्थन किया था। ये 5 बुराइयां कौन कौन सी है ये आती है, आप ये याद रखना। किसने कहा था ये 5 बुराइयां? विलियम, क्या है आपका विलियम, याद रखना आपके विलियम वेब्रिज। ठीक है, विलियम वेब्रिज ने क्या कहा था अपनी रिपोर्ट में दिया था इन्होंने। विलियम वेब्रिज ने क्या कहा था 5 रिपोर्ट दी थी जिसमें हो गया आपका अभाव हो गया, रोग हो गया, अज्ञानता हो गया, दरिद्रता हो गया और बेकारी हो गया। इसलिए विलियम वेब्रिज रिपोर्ट को क्या पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी? विलियम वेब्रिज रिपोर्ट को क्या पिलर्स ऑफ सिक्योरिटी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 139 निम्नलिखित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र यानी डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्द को गढ़ा? अभी आपको बताया था ना विमर्शी शब्द को किसने गढ़ा? जोसेफ विसेट ने। और शब्द दिया किसने था? आपके शुम्पीटर ने ये शब्द दिया था। ठीक है, ये आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य के बाद क्या कल्याणकारी राज्य द्वारा नागरिकों को न्यूनतम गारंटी कौन देते? न्यूनतम गारंटी की दी जानी चाहिए। क्या जीवन स्तर की न्यूनतम गारंटी दी जानी चाहिए। वेब्रिज ने क्या किया? वेब्रिज की जो रिपोर्ट आई थी 1942 से कल्याणकारी राज्य की शुरुआत मानी जाती है, जिसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई है। कल्याणकारी राज्य में बीमारी हो गया, आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा आदि सभी के क्या आपकी गारंटी दी जाती है। अब दिए हैं एक स्टेटमेंट और एक रीजन, अभिकथन और उसका कारण। तो हमने बताना है कौन सा उत्तर आपका क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सही उत्तर की बात करना है। पहला है अभिकथन, वर्तमान कल्याणकारी राज्य वह बन गया है जिसे अधिकतम राज्य यानी मैक्सिमम स्टेट कहा जाता है। दूसरा है कि ऐसे लगता है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कल्याणकारी राज्य का अंत हो सकता है इससे। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य का क्या अंत हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा आपका कौन सा आंसर सही? ए तो आपका सही है लेकिन आर आपका क्या है असत्य है। ए स्टेटमेंट तो सही है लेकिन कल्याणकारी राज्य का क्या अंत नहीं हो सकता है, आपका अंत हो सकता है लिखा है इसने, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस व्यक्तित्व ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकारों को न्यायी अधिकार से संबंधित मतभेदों का सम्मान करने के लिए समझौता शामिल करने चाहिए? तो समझौता शामिल की बात करके आपके बार्टन जीवी बैक। ठीक है, बार्टन जीवी बैक क्या थे? आपके एक फिजिक्स से रिलेटेड थे यानी एक भौतिक विज्ञानी थे। पेरू के बाद इन्हीं का नाम आता है। जैसे इन्होंने क्या था जो वैश्विक स्तर पर जितने भी न्याय अधिकार की बात करते हैं ना तो वो क्या करते हैं बार्टन जीवी बैक इसकी बात करते हैं। तो इन्होंने क्या किया था आपके सरकारों में जो विशेष रूप से लोकतांत्रिक सरकारों से क्या समझौता करना चाहिए ताकि इस समस्या का सम्मानजनक समाधान खोजा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1072 वाला, कौन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कल्याणकारी राज्य के उद्देश्य का सबसे अच्छा कौन वर्णन करता है आपके? पहले है आपका कल्याणकारी राज्य के समाज के हितों के साथ संप्रदाय हितों को समेटने का प्रयास किया।
ताकि पूंजीवाद व्यवस्था की अनिवार्यता को एक समय से संरक्षित किया जा सके और इसको दुष्परिणामों से दूर किया जा सके कर सके। ठीक है, पर देखते हैं इससे क्या पता और बेटर मिल जाए। कल्याणकारी राज्य ने समाज में न्याय, समानता और स्वतंत्रता मिलाने का प्रयास किया है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था राज्य का उद्देश्य न केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखना बल्कि सामान्य हित। देखो सामान्य हितों की बात करने आया तो आपका सी सही हो जाएगा। सामान्य हितों को यानी ज्यादा बेटर हो जाएगा। सामान्य हितों की सेवा करना और कल्याणकारी राज्य की सेवा करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य ने राज्य के लोकतांत्रिक मुक्त बाजार नीतियों के साथ मिलाने का प्रयास किया, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो सबसे सुटेबल आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अब देखो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था आपका, और बिशप विलियम टेम्पल। किसमें किया था इसने, अपनी सिटीजन एंड चर्चमैन में इन्होंने 1941 में इस बुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक संस्कृति के क्या बोल रहे हैं आपके प्रजातांत्रिक संस्कृति के सुसुप्त स्वान सिद्धांत का आवश्यक है। अब इस सिद्धांत का क्या आशय है आपके, पहला पढ़ते हैं, निम्न सहभागिता सरकार के लिए ब्रीद संतोषप्रद है। हाँ, तो आपका इसका पहले ही सही रहेगा। क्यों, अब आपको पता नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। जिसमें क्या करती है सरकार, क्या जिसमें सरकार की निम्न सहभागिता होती है और बृहद संतोषप्रद क्या होता है आपका, यानी क्या होता है आपका, जनता जितनी कम जागरूक होगी ना उतनी सहभागिता उतनी कम होगी जनता की, जो सरकार के लिए सबसे कम मुश्किल शासन संचालन के मार्ग प्रशस्त करना। इसे क्या कहा जाएगा आपका, सुसुप्त शासन कहा जाता है। निम्न सहभागिता वाली सरकार के लिए बृहद संतोषप्रद होता है, इसलिए इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में है। नेक्स्ट है किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। अभी आपको बताया था ना मैंने, सिटीजन एंड चर्चमैन में। किसमें, सिटीजन एंड। अब देखो आप कितना कंफ्यूज करा किसने, पहला एज है, एज गलत हो जाएगा, एज नहीं है, क्या एंड है। सिटीजन एवं भी नहीं लिखा है, नॉट भी नहीं लिखा है। तो अब देखो वेलफेयर सोसाइटी की बात किसमें होती है, सिटीजन एंड चर्चमैन में। अब कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए आप ध्यान रखना, और बिशप टेम्पल की पुस्तक सिटीजन एंड चर्चमैन में 1941 में कल्याणकारी राज्य के शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सबसे पहली बार लॉर्ड विलियम वेब्रिज की रिपोर्ट 1943 में मिली, जिसमें 5 प्रकार की बुराई थी, बीमारी, बेरोजगारी, आपके अज्ञानता हो गया और भूखमरी और आश्रय हुआ। ठीक है, और लॉर्ड रेटरी ने क्या किया था आपकी वेब्रिज रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटेन को क्या कहा था आपको कि कल्याणकारी राज्य के घर होने का श्रेय इसे मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्याणकारी राज्य एक और साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य समझौता है। तो अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य कौन समझौता करता है, एक मैन। कौन है वो मैन, हॉफमैन, ये आप याद रखना। ठीक है, क्या साम्यवाद लोक कल्याणकारी राज्य में एक और साम्यवाद, दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद, इसके मध्य कौन समझौता करता है, एक मैन समझौता करता है, हॉफमैन। ठीक है, नेक्स्ट है कौन मार्क्सवाद के राज्य की प्रकृति के संबंध में नहीं है। मार्क्सवाद के राज्य की प्रकृति के संबंध में कौन सा सही नहीं है बताना है। राज्य सभी के लिए हित के लिए नहीं है, ये तो गलत बोल रहा है, राज्य क्योंकि सभी के हित के लिए। अच्छा बी, ये ठीक है, बी आपका सही जाएगा। क्या, राज्य सभी के हित के लिए है, ये आपका बी से बी नहीं पूछा है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य का एक और साम्यवाद, कल्याणकारी राज्य का एक और साम्यवाद, दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है। तो ये किसने कहा था आपके, हॉफमैन ने कहा था। अभी आया था नहीं, साम्यवाद और दूसरे के अनियंत्रित व्यक्तिवाद, ये किसने कहा था, होप ने कहा था। ऐसे आपका कांट क्या कहता है, कांट ने क्या कहा आपके, लोकहितकारी वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक समाज सेवाओं की व्यवस्था करता है। होपमैन ने क्या कहा है आपके, दो प्रकार के साम्यवाद, एक अनियंत्रित व्यक्तिवाद की बात करता है। अब लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन है, लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थक कौन है आपका, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है आपका, जवाहरलाल नेहरू किसका समर्थक है, लोक कल्याणकारी राज्य का। लेनिन नहीं है, बेंथम नहीं है, मिल नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कौन समर्थक है, कौन समर्थक नहीं है लोक कल्याणकारी राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 1079 वाला, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है, यानी वेलफेयर सोसाइटी की बात करती है, आर्थिक सुरक्षा की बात करती है आपकी, हाँ करती है, राजनीतिक सुरक्षा की बात करती है और सामाजिक सुरक्षा की बात करती है। अब क्या आधुनिक समय में कल्याणकारी राज्य का उद्भव क्या हुआ था, हमारा इंग्लैंड में हुआ था कल्याणकारी राज्य का। और क्या जो वेब्रिज की रिपोर्ट थी 1942 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए इंग्लैंड को क्या कहा जाता है, कल्याणकारी राज्य का घर कहा जाता है। नेक्स्ट है
कल्याणकारी राज्य का आधुनिक अवधारणा क्या? कल्याणकारी राज्य का आधुनिक अवधारणा के अग्रदूत किसे माना जाता है? आपके ग्रीन को माना जाता है। क्या आपका कल्याणकारी राज्य के आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत किसे माना जाता है? ऐसे के कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आपके आर्क विशम टेम्पल ने किया था। और किस में किया था इसने? सिटीजन एंड चर्चमैन बुक में इसने इसका प्रयोग किया था। और इसमें इसने 5 प्रकार के बारे में बात करते हैं आपके बेदी, अज्ञान, गंदगी, गरीबी तथा बेकारी को दूर करने के लिए इन्होंने इस बुक में बात की थी। ठीक है, इनकी रिपोर्ट कब आई थी? 1942-43 के लगभग में आई थी। और ये तो कितनी बार रिपीट हो गया, अब आपको याद हो गया। ब्रिटेन को क्या कहा जाता है? कल्याणकारी राज्य का घर होने का श्रेय मिलता है। कल्याणकारी राज्य का घर किसे कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। अब बताओ आप, किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया था? आधुनिक लोक कल्याणकारी के मार्ग किसने प्रशस्त किया था? टी.एच. ग्रीन ने कहा था। एनालिसिस अभी आपको उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया है। अब आपका कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का सैद्धांतिक स्रोत क्या है? तो मार्क्सोत्तर संशोधनवादी हो गया आपका, ये भी सही है, ये भी सैद्धांतिक स्रोत है। मिल ग्रीन हो गया आपका, क्या हो गया आपके? मिल ग्रीन में इसकी मिल ग्रीन हो गया, लॉस्की हो गया, ब्रिटिश समाजवादी विचारक हो गया, ये भी क्या सभी आपके क्या करते हैं? इसकी बात करते हैं। इसलिए इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों के लिए विस्तृत सामाजिक सेवा प्रदान करता है। तो नागरिकों के विस्तृत सामाजिक सेवा जो प्रदान करता है वो क्या होता है आपका? उसे कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। ठीक है, कल्याणकारी राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, जैसे आपने देखा होगा, लोक कल्याणकारी राज्य क्या होते हैं? जो अपने नागरिकों को सारी सुविधाएं देने की बात करते हैं। यानी जैसे शिक्षा हो गया, हमारी स्वास्थ्य हो गया, बेरोजगारी दूर करना, वृद्धाओं लोगों को पेंशन की व्यवस्था करना है, ऐसे इन सभी की बात करके आपका लोक कल्याणकारी राज्य। अब देखा होगा आपने, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज जो इनकी है, इस पुस्तक में क्या कहा इन्होंने कि लोक कल्याणकारी राज्य से क्या आशय है कि आपके जो सभी अपने नागरिकों को क्या न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने की बात करते हैं। क्या करते हैं? न्यूनतम जीवन स्तर की प्रदान की बात करते हैं और अपना अनिवार्य उत्तरदायित्व समझता है। अब 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सा सही है कौन सा नहीं आपको बताना है। राज्य व्यक्ति से पूर्वगामी है, अरस्तु के बारे में। ठीक है, अरस्तु क्या कहते हैं? राज्य व्यक्ति से पहले है या नहीं है? राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु या देवता है। राज्य के बाहर रहने वाला मनुष्य पशु या देवता है। तो इसमें आप देखना ए और आर स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है इसकी। ठीक है, राज्य व्यक्ति से पहले ये तो सही है, इसका एनालिसिस देखते हैं, इसका क्या बी सही है, यानी इसकी व्याख्या सही नहीं दी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसकी व्याख्या सही नहीं दिया, आप ये देखना इसका बी सही है। अरस्तु क्या कहते हैं कि राज्य व्यक्ति से पहले है। ठीक है, अर्थात समग्र में खंड की कल्पना की जाती है, खंड का कोई महत्व नहीं होता है, समग्र होकर भी उसका महत्व होता है। उसी प्रकार व्यक्ति भी राज्य में रहकर पूर्ण होता है। यदि राज्य में वह नहीं होता है तो या तो वह देवता है या तो वह पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य की प्राप्ति में बाधक होता है। कल्याणकारी राज्य में कौन बाधक होता है? जनसंख्या अधिक ही क्या होता है? आपके बाधक होता है। कल्याणकारी राज्य में आर्थिक समृद्धि होती है, ये भी पॉजिटिव है, सामाजिक सेवा अधिनियम भी होता है और धनों का सामान्य इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है मनी का। तो इसलिए ये कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। जनसंख्या और संसाधनों का संतुलन भी इसमें आता है। किसने कहा कि राज्य का स्वरूप मूलतः एक निगम है? तो निगम की बात कौन करते हैं? हमेशा मैकाइवर के कहते हैं कि राज्य का स्वरूप एक मूलतः एक निगम होता है। अब कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? अब कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य दोनों में से एक है। ठीक है, ये भी सही है आपका। कल्याणकारी राज्य क्लासिक उदारवादी सिद्धांत पर आधारित है। कल्याणकारी राज्य एक समष्टिवादी राज्य है। कल्याणकारी राज्य में 9 उदारवादी राज्य के सिद्धांत निहित है। तो इसमें एक या दो आंसर तो लगभग सही है और एक तो हम इसलिए सही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका एनालिसिस देख लेते हैं, एक बार आप खुद ही इसका ऑब्जर्व कर लेना है। कल्याणकारी राज्य समाजवादी राज्य एक दूसरे से भिन्न है। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य क्या करता है? व्यक्ति स्वतंत्र के साथ साथ लोगों के कल्याण के प्रति क्या प्रतिबद्ध है, जबकि समाजवादी राज्य क्या कहता है? आपके व्यक्ति के स्वतंत्रता के साथ मूल्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य क्या करता है? आपके आधुनिक जो पॉजिटिव उदारवाद है इसके सिद्धांत पर आधारित है, ना कि शास्त्रीय उदारवाद के सिद्धांत पर आधारित माने जाता है। क्यों? क्योंकि समष्टि सर्वाधिकारवाद क्या राज्य को श्रेय देने की बात करता है। इसी प्रकार जो नव उदारवाद होता है वो आपका किस पर रिलेटेड होता है? स्वेच्छा तंत्र पर ज्यादा बल देता है, जबकि जो कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्याधिकार के मध्य संतुलन की बात करते हैं। इसलिए उपयुक्त प्रश्न में विकल्प सत्य नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 88 क्वेश्चन 1000। कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। तो सत्तात्मक प्रक्रिया की बात कौन करते हैं? हमेशा पैटमैन करते हैं। कौन करते हैं? आपके पैटमैन आपकी इसकी बात करते हैं। याद रखना क्या, लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी यानी पुरुषों की प्रकृति कौन बात करते हैं? आपके पैटमैन इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व ध्यान पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य विचारधारा की ओर आकर्षित किया? क्या बोल रहे, किस विचारक ने अपना ध्यान क्या किया? मैं इसको सिर्फ पॉइंट आपको हाईलाइट करता हूँ। विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से क्या किया इसने? विश्व का ध्यान पुलिस राज्य धारणा से 2 मिनट, हाँ, पुलिस राज्य धारणा से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा की ओर आकर्षित किया। अब पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी की और कौन बात करते हैं? ये लॉस्की की बात करते हैं। ठीक है, लॉस्की क्या कहते हैं? आपके लॉस्की 19वीं सदी में क्या कहते हैं? अधिकांश राज्य अपने को पुलिस राज्य तक रखकर ही संतुष्ट थे, लेकिन इनका मुख्य कार्य शांति और व्यवस्था रखना क्या इनका कायम रखना था। जन कल्याण का कार्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के लिए छोड़ रखा गया था। लेकिन आधुनिक जो राजनीतिक विचारक थे, इन्होंने सबसे पहले लॉस्की विश्व का ध्यान क्या करते हैं? जो भी आधुनिक राजनीतिक विचारकों में सबसे पहले लॉस्की आते हैं, और इन्होंने क्या किया था? विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की ओर हटाकर कल्याणकारी राज्य की ओर ले गए थे। नेक्स्ट है, राष्ट्र राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में किसके सम्मिलित प्रभाव का प्रतिफल है? तो राष्ट्र राज्य किसके प्रतिफल की बात करता है? पुनर्जागरण हो गया, धर्म सुधार आंदोलन और वाणिज्य की क्रांति की बात कौन करता है? आपका जो राष्ट्र राज्य की अवधारणा बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत, व्यापारिक राज्य के सिद्धांत अभिव्यक्त किया है। तो व्यापारिक राज्य का सिद्धांत किसने दिया है? आपका रोज क्रॉन्स ने दिया है। यह आप याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1092 क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण ने राष्ट्र राज्य की प्रासंगिकता को दुर्बल कर दिया है। कोई राष्ट्र राज्य अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद अभी मूल शक्ति के रूप में चल रहा है। तो राष्ट्रवाद, तो इसमें ए और आर दोनों से आएगा। आर ए की सही व्याख्या है, या ए सही है परंतु आर गलत है, या दोनों आपके गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका ए और आर दोनों सही है, लेकिन इसकी क्या आपकी व्याख्या सही नहीं है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन एक प्रथम राजनीतिक चिंतक था जिसने हमारा ध्यान एक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की ओर आकृष्ट किया था? तो कौन सा प्रथम राजनीतिक विचारक था जिसने हमारा ध्यान का एक लोक कल्याणकारी राज्य की ओर आकृष्ट किया था? तो ये क्या था? आपके लॉस्की ने। ठीक है, लॉस्की ने क्या किया था? आपके एक लोक कल्याणकारी राजधानी की ओर हमारे ध्यान उत्कृष्ट किया था। लोक कल्याणकारी लॉस्की, लोक कल्याणकारी लॉस्की, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, अवधारणा की तरफ। तो अब इसका एक चीज और देखते हैं हम। लोक कल्याणकारी राज्य का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका क्या था? आपके ऑर्कशिप टेम्पल ने किया था। किसमें किया था? आपकी इनकी जो पुस्तक थी सिटीजनशिप एंड चर्चमैन। आप ये याद रखना, बीच में एस लिखा रहता और लिखा रहता, तो इसमें एंड है क्या? सिटीजन एंड चर्चमैन। इसमें क्या कहा था उसने? अधिनायकों में सत्तावादी राज्य शब्द का क्या विरोध किया गया था। नेक्स्ट है आपका, किसके पास राज्य का सिद्धांत नहीं है? तो राज्य का सिद्धांत किसके पास नहीं होता है? अराजकतावादी जितने लोग हैं उनके पास क्या होता है? राज्य का सिद्धांत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि राज्य का तो विरोध करते हैं। ठीक है, वो चाहते नहीं कि राज्य हो या किसी को स्वतंत्रता मिले। तो कौन कौन राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं? आपके जो श्रम संघवाद हो गया, श्रेणी समाज हो गया, या फेवरेट समाजवाद हो गया, ये आपके क्या कहते हैं? आपके राज्य के सिद्धांत की बात करते हैं। अराजकतावादी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? एनार्किज्म कहा जाता है। एनार्किज्म के शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक शब्द एनार्किया से हुई है, जिसका अर्थ है आपका शासन न होना। खुद उसके अर्थ में क्या है आपका? उसका मतलब है कि आपका शासन न होने की बात करता है। अब आपका कल्याणकारी राज्य मिश्रण है। तो कल्याणकारी राज्य किसका मिश्रण होता है? आपको समाजवाद और साम्यवाद, साम्यवाद और आदर्शवाद, व्यक्तिवाद और फांसीवाद नहीं। कल्याणकारी राज्य हमेशा उदारवाद और समाजवाद की बात करता है। तो ये आपके समाजवाद हो गया, लेकिन उदारवाद दिया नहीं है। तो आपका देखते हैं, आपका उदारवाद और समाजवाद, चौथा ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका यहाँ। ठीक है, तो क्या करते हैं? आपके जो भी कल्याणकारी राज्य होते हैं या जो भी राज्य होते हैं, तो वो क्या करते हैं? आपके उदारवाद और समाजवाद की बात करते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब हमने कल क्या बात की थी आपको, या आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आधुनिक उदारवाद में ही क्या आपके कल्याणकारी राज्य का क्या उदय हुआ है।
और कल्याणकारी राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? और बिशप टेम्पल ने क्या किया है? कल्याणकारी राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। और इन्होंने अपनी पुस्तक थी आपकी अधिनायकों के सत्तावादी शब्द में इनका विरोध भी किया हुआ है। ठीक है, अब कौन राज्य नहीं है? राज्य कौन नहीं है इसमें? राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। ठीक है, राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपका? एक संघ है। ठीक है, अब आप इसका एनालिसिस देखोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे इसका आंसर क्या। राष्ट्रीय संघ जिसकी स्थापना विश्व शांति तो 1920 में हुई थी, यह एक राज्य नहीं बल्कि एक संगठन है। राष्ट्रीय संघ क्या है? एक संगठन है। विश्व स्तर में देशों के लिए, अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो देखो आप, विश्व स्तर में देशों के लिए राज्य शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, यानी राज्य के हमारे देश। अब क्वेश्चन को आप इस ढंग से पढ़ो, निम्न में से कौन देश नहीं है? तो अमेरिका देश है, रूस देश है, बांग्लादेश एक देश है। तो राष्ट्र संघ एक देश न होकर एक संगठन है। अब आप समझ जाएंगे कि राष्ट्र संघ इसका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, राज्य को आप क्या लेके चलना, हमेशा देश मान के चलना। ओके, बस ये की पॉइंट है जो आपको लोगों से बहुत आगे ले आएंगे। जितने भी तैयारी करें, प्रिपरेशन कर रहे हैं, पॉलिटी अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इसमें आप पूरा एनालिसिस करके चैप्टर वाइज पूरे आप अपने क्वेश्चन करके आप खुद के लिए अपना एफर्ट लगा के आप देख सकते हो आपके क्या सिचुएशन है आपकी, कितना और आपको नीड है पढ़ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी सिद्धांत विश्वास करता है कि राज्य, कल्याणकारी क्या बोलता है आपका? राज्य का सिद्धांत क्या बोलता है? एक माध्यम है, एक उद्देश्य है। कल्याणकारी राज्य तो एक मीडियम है ना, एक बेस है, एक माध्यम है आपका। क्यों? क्योंकि कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है? एक सेवा का माध्यम मानती है, यानी वो सेवा करने की बात करती है आपके, यह पर्यावरण से जुड़ने की बात करती है वो आपकी। ठीक है, तो कल्याणकारी राज्य के आपके शब्द को प्रयोग छोड़ देने की बात करती है। नेक्स्ट है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार उपयोग किया था। तो राज्य शब्द का प्रथम बार आधुनिक उपयोग में किसने उपयोग किया था? मैकियावेली क्या करते हैं आपके? राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार उपयोग करते हैं। अब देखो अब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य शब्द का प्रथम बार उपयोग किसने किया था? मैकियावेली ने किया था। किसमें? अब ये भी आ सकता है पेपर में, आधुनिक में क्या प्रथम बार उपयोग किसने किया था? राज्य शब्द का मैकियावेली ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसको दूसरे ढंग से ये भी पूछा जाता है, आधुनिक राजनीति का जनक किसे माना जाता है आपका? तो आधुनिक राजनीति का जनक किसे माना जाता है आपका? मैकियावेली को आपका आधुनिक राजनीति का जनक माना जाता है। 1099 क्वेश्चन है आपका, निम्न में से राज्य का कौन सा सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? तो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन है आपका? संप्रभुता राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अब देखा होगा हमने आपके राज्य के क्या आपके चार तत्व होते हैं। राज्य में क्या होता है आपके? चार तत्व होते हैं। संप्रभुता हो गया, जनसंख्या हो गया, सरकार हो गया और क्षेत्रीय भूभाग हो गया। तो एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ये आपका, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फ्रांसीसी विचारक बोंदो ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, आधुनिक युग में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई, इसका क्या कारण है? पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी पड़ गई क्योंकि कल्याणकारी राज्य का आपका उदय हो चुका था, इसलिए उसकी प्रयोग पड़ गए थे आपका, कमजोर पड़ गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंग्लैंड में लॉर्ड वेब्रिज, क्या इंग्लैंड में लॉर्ड वेब्रिज प्रतिवेदन ने जिस राज्य की अवधारणा को प्रकट किया था वह क्या थी आपकी? कल्याणकारी राज्य थी। ठीक है, यह आप याद रखना। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवाएं प्रदान करता है। लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करता है। तो सामाजिक सेवा प्रदान करने की बात कौन करता है आपके? लॉस्की करते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? लोक कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए सामाजिक सेवा प्रदान करने की बात करता है। सामाजिक सेवा कौन प्रदान करता है अपने नागरिकों को? लॉस की बात करते हैं। अब है सहभागी लोकतंत्र का विचार का जो अभ्युदय हुआ था वो कहाँ से हुआ था? सहभागी लोकतंत्र के विचार का रूसो से हुआ था। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं रूसो ने क्या किया था आपके, ये क्लिक नहीं हो रहा आंसर, वेट। ठीक है, रूसो ने क्या किया था आपके, जो सहभागी लोकतंत्र के विचार के बारे में इनका उदय की बात की थी। अरस्तु नहीं थे सहभागी लोकतंत्र, लॉक सिसरो, तो क्या याद रख सकते हैं आप? रूसो इस लोकतंत्र विचार से संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, नीचे दो कथन दिए गए, एक को कथन ए और दूसरे को आ नाम दिया गया है। पहला क्या आपका, उदार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मूल्य आदर्शों के रूप में व्यापक स्वीकृति पाते हैं, परंतु इसके साथ ही प्रतिनिधि लोकतंत्र के मूल संस्थाओं को कार्यकारिता नागरिक गण की आलोचना करने में लगे हुए हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार में घटित वह है विश्वास राजनीतिक संस्कृति अविस्मृति प्रकट करता है और इस तरह से आपसी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए राजनीतिक प्रणाली की क्षमता। हाँ, स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट सही है,
लेकिन अगर हम कारण देखेंगे तो कारण प्रॉपर वैसे सही नहीं है, इसलिए इनका कारण क्या सही नहीं है। ए और आर दोनों सही है लेकिन इसकी क्या आपकी व्याख्या सही है, इसलिए बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1105 वाला, प्रजातंत्र के किस प्रकार में भारत ने स्वीकार किया। प्रजातंत्र के लोकतांत्रिक गणतंत्र को क्या किया आपने, भारत ने हमेशा स्वीकार किया है। ठीक है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए आप कौन सा सही है कौन सा नहीं है। सबसे पहले है समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए में आ गई। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्थाओं में तटस्थ और निष्पक्ष होती है। मीडिया अभिकरण उद्योग और कॉर्पोरेट समूह आदि में नियंत्रण होने की बात करती है। तो इसका क्या हो जाएगा आपके, तीसरा है ये जो राजनीतिक वाला है तटस्थ निष्पक्ष, इसमें तो निष्पक्ष तो ये होती ही नहीं है, इसलिए 1 2 4 आपका सही हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नीचे कथन 2 दिए गए, एक है आपका लोकतांत्रिक राज प्रणाली में व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी को सरकार का घोतक माना जाता है। दूसरा है आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति विजन के नियंत्रण में प्रबंधन का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें फिर से व्याख्या इसकी प्रॉपर सही नहीं दी गई, क्यों, क्योंकि आम धारणा सरकार ज्यादातर अभियान के नियंत्रण में प्रबंधन में, ऐसा नहीं जरूर कि नियंत्रण में कार्य करे। ठीक है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। नेक्स्ट है लोकतंत्र की विशेषताएं कौन कौन सी होती है इसमें। पहला है लोकतंत्र के लिए राजनीतिक सामान्य समानता अपेक्षित है, ये तो सही है आपका। सभी नागरिक का निर्वाचन में खड़े होने का हक है, ये भी सही है, चाहे उसकी नस्ल रंग धर्म कोई भी सही है। सभी नागरिकों के पास एक मत आवश्यक होने चाहिए, ये स्टेटमेंट भी आपका सही दिया हुआ है। चौथा है राजनीतिक समांतर का एक व्यक्ति एक मत, हाँ 4 स्टेटमेंट आपके सही है, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1109 वाला, जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है। प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, इसमें हो जाएगा आपका जेम्स ब्राइस, लॉवेल, एवी डाइसी या जॉन सिले। तो इसकी बात कौन करता है कि प्रत्येक व्यक्ति भागीदार आता है, तो जॉन सिले क्या करते हैं आपके कि जनतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का क्या होता है, एक भागीदार होता है। ठीक है, अब नीचे के गद्यांश वाला क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपका। अब देखते हैं आपका राजनीति में जाति की राजनीतिकरण धारणा का प्रयोग किसने किया था। जाति की राजनीतिकरण जो पुस्तक है वो लिखी हुई किसने है, रजनी कोठारी ने। कब लिखा ये, कास्ट इन इंडिया पॉलिटिक्स 1973 में लिखी हुई ये पुस्तक है, आप ये याद रखना। ठीक है, अब है आपका 11 क्वेश्चन, तो आज हम इतने ही करेंगे 11 क्वेश्चन तक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे आगे के पार्ट में। किसने 3 मानकों पर विशेष बल दिया, और इसमें लिखा लोकतंत्र की प्रतिक्रिया क्या, मूलक सिद्धांत पर बल दिया है। लोकतंत्र के मूलक सिद्धांत पर कौन बात करते हैं हमेशा, रॉबर्ट डहल बात करते हैं। तो रॉबर्ट डहल ने के 3 मानक की बात करते हैं आपके, प्रतिनिधि शासन हो गया, आपके मतदान, वयस्क मताधिकार, इन इन लोकतंत्र की बात करते हैं, इसलिए इन्होंने प्रक्रियात्मक लोकतंत्र को क्या राजनीतिक लोकतंत्र का नाम दिया। तो डहल की बहुत पुस्तक है, जैसे हु गवर्नेंस हो गया जो इम्पोर्टेंट है, डेमोक्रेसी इट्स क्रिटिक 1989, हु गवर्नेंस 1961। तो आज हम क्या करते हैं 11 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी क्या करना है आपको, थैंक यू दोस्तों आप सभी का, आप सभी अपना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और आगे जो चीज़ आप उस पर बात कीजिए। ठीक है, थैंक यू सभी का दोस्तों।